हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार थर्ड ग्रेड मेंस एग्जाम के लिए बायोलॉजी के जो पोर्शन है उसको अपन कंप्लीट कर रहे हैं और उसके अंतर्गत अपन बात कर रहे थे सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों बायोलॉजी के अंदर कोशिका वाला पोर्शन। और कल लास्ट क्लास के अंदर हम जो है कोशिकांग के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अंतःप्रदवी जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करी थी, जो दो प्रकार की थी, SER और एक RER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में अपन ने बात करी थी राइबोसोम के बारे में, जिसकी खोज पेलेट ने करी थी 1955 में। उसके बाद में अपन ने बात करी थी गोल्जी का उपकरण के बारे में, ठीक है, और जिसे हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहा था, जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की गई है। कब की गई थी? 1898 ईस्वी के अंदर इसकी खोज की गई थी। और ये क्या होती है, इसके काम क्या होते हैं, ये सब बता चुका था। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि गोल्जी का जो है कुछ यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर नहीं होता है, जैसे जीवाणु है, नील हरित शैवाल है और आपके स्तनधारी की जो लाल रुधिर कणिका होती है, उनके अंदर गोल्जी का नहीं होता है। आज हम उससे आगे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हमने कल पढ़ा था दोस्तों कि आप लोगों के ये जो गोल्जिकाएं होते हैं, उसके बाद में अपन ने ये भी पढ़ा था कि ये जो अपने राइबोसोम है और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका है, इनके बीच में मैंने आप लोगों को एक और बात बताई थी। क्या बात बताई थी? कि ये जो गोल्जिकाएं है ये लाइसोसोम और पेरोक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम के बारे में अगर दोस्तों बात करें तो लाइसोसोम की सबसे पहले हमें पता होना चाहिए खोज किसने करी थी। तो इसकी खोज की गई थी क्रिश्चियन डी डवे के द्वारा। इसकी खोज किसने करी थी? तो आप याद रखोगे डी डवे। इसकी खोज किसने करी थी? डी डवे ने इसकी खोज करी थी। क्रिश्चियन डी डवे जो थे उन्होंने इसकी खोज करी थी। कब करी थी? तो 1958 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। ठीक है, 1958 में डी डवे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। और ये बहुत ही सूक्ष्म एक कोशिकांग है। क्या है? ये बहुत ही छोटा सा कोशिकांग है जो छोटी छोटी पुट्टिकाओं से, वेसिल्स से जो है उसके रूप में छोटा छोटा सा ये पाया जाता है। और इसके चारों तरफ एक पतली झिल्ली भी होती है। इसका आकार जो है दोस्तों वो थैली जैसा होता है। ये आप बात याद रखेंगे कि आकार थैली जैसा। ठीक है, इसका आकार जो होता है वो थैली जैसा होता है। और दोस्तों इसमें जो है कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनमें जीव द्रव्य जो होता है वो घुला देने पर या उसको नष्ट कर देने की क्षमता रखता है। ये जो अपना लाइसोसोम है ये थैली के आकार का होता है और इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जीव द्रव्य को या तो घुला देंगे, घोल देंगे, या जीव द्रव्य को नष्ट कर देने की क्षमता रखते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देते हैं या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जब कोशिकीय उपापचय होता है तो उस कोशिकीय उपापचय में अगर व्यवधान के कारण कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, और अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो गई तो आप लोगों के लाइसोसोम फट जाते हैं। क्या हो जाता है? लाइसोसोम फट जाते हैं। और लाइसोसोम के फट जाने से, अभी जस्ट इसमें बात करी कि एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम क्या कर देंगे? वो एंजाइम कोशिकाओं को ही खा जाएंगे। जितनी भी कोशिकाएं हैं जो वो कोशिकाओं को पाचित कर जाएंगे और उसकी वजह से फिर क्या होगी? कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी, कोशिकाएं मर जाएगी। इसीलिए इस लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, सुसाइड बैग भी कहा जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग, तो आप लिखेंगे आत्महत्या की
थैली। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं सुसाइड बैग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जीव द्रव्य को घोलने की या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं, और जब कोशिकीय उपापचय होता है उस समय अगर किसी व्यवधान की वजह से, किसी कारण से अगर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए तो लाइसोसोम फट जाता है, और लाइसोसोम जब फटेगा तो उसमें से जो एंजाइम्स है वो बाहर आएंगे और वो फिर आकर के क्या करेंगे, कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, कोशिकाओं को मार डालते हैं। ठीक है, ये कोशिका में प्रवेश करने वाले जितने भी आपके बड़े कण हैं और बाह्य पदार्थ है उनका पाचन करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कोशिका में क्या लिखोगे, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये जो लाइसोसोम है ये कोशिका के अंदर जाने वाले जो भी बड़े कण हैं या बाहरी पदार्थ हैं उन सभी का पाचन कर देते हैं। और ये क्या करती है, लाइसोसोम जो है ये क्या करता है, कोशिकांग की कोशिकीय पदार्थ हो या कोई भी जो हमारे अंगक वगैरह है जो टूटे फूटे भाग होते हैं उनको पाचित करके, उनको खा करके कोशिका को साफ रखने का काम भी कौन करता है, तो ये लाइसोसोम ही। तो आप ये लिख सकते हो कि कोशिका को साफ रखने का काम करता है। ठीक है, कोशिका को साफ रखने का काम कौन करता है, तो कोशिका को साफ रखने का काम करता है आपके लाइसोसोम। ये आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात, क्लियर है? चलो भाई, और ये जीवाणु और विषाणु से हमारी रक्षा भी करेगा। ये लाइसोसोम जो है वो क्या करेगा, कोशिका की जीवाणु व विषाणु से रक्षा करता है। ठीक है, तो ये था अपना लाइसोसोम जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आप एक साथ मेरे साथ बोलेंगे कि लाइसोसोम की जो खोज है वो क्रिश्चियन डी डवे के द्वारा 1958 ईस्वी में की गई थी। ये बहुत ही एक सूक्ष्म कोशिकांग होता है जो कि छोटी छोटी पुट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है। इसके चारों तरफ एक पतली जो है झिल्ली होती है, ये बात भी आप याद रखें। इसका आकार कैसा होता है, तो एक थैली के जैसा होता है, और ये जो है इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम पाए जाते हैं जो जीव द्रव्य को घुला देते हैं या नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए जब कोशिकीय उपापचय के दौरान व्यवधान आने की वजह से आपके जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये लाइसोसोम्स फट करके बाहर आ जाते हैं। कोशिका फट गई तो लाइसोसोम्स जो है वो भी फट जाते हैं, और जब लाइसोसोम्स फटते हैं तो उसमें से एंजाइम्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, कोशिकाओं को ही पाचित कर जाते हैं, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, कोशिकाओं की मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है आत्महत्या की थैली, इसे कहा जाता है सुसाइड बैग कहा जाता है। ठीक है, कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों तथा बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है। और
इसके जब ये भाई पाचन का काम कर ही रहा है तो इसमें पदार्थ जो भी कोशिकीय पदार्थ है, अंगक है, जो टूटे फूटे भाग वगैरह होते हैं उनको पाचित करके कोशिका को साफ करने का काम भी कौन करता है? तो ये हमारा लाइसोसोम ही करता है और यह जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो आप लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात करेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन बात करने वाले हैं। क्लियर है? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अपन बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया आखिर में क्या है। आपने नाम भी सुना होगा। तो देखिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है दोस्तों, इस माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी? सबसे पहले तो इसके बारे में बताया किसने? तो इसकी खोज जो है वो तो करी थी अल्टमैन ने। किसने करी थी इसकी खोज? अल्टमैन ने इसकी खोज करी थी 1890 ईस्वी में। ठीक है, लेकिन क्या यहीं पर इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था? नहीं, अल्टमैन ने जो है इसे क्या नाम दिया था? तो अल्टमैन ने इसे नाम दिया था बायोब्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोब्लास्ट नाम दिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम की एक ऐसी चीज है, मतलब यहां पर कुछ चीज है वो तो बताया किसने? आपके अल्टमैन ने। फिर अल्टमैन ने इसका नाम दे दिया क्या? बायोब्लास्ट। लेकिन बाद में हमारे बेंडा नामक वैज्ञानिक ने, किसने? बेंडा नामक जो थे साइंटिस्ट बेंडा, इन्होंने इस बेंडा नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च करी और उन्होंने फिर ये नाम दिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा ने नाम दिया। ठीक है, किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम है वो बेंडा ने नाम दिया। ये चीज आपको याद रखनी है कि बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा था। ठीक है, ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संरचना है और ये जो है कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरी हुई रहती है। लगभग इसका आकार कहें चाहे इसकी आकृति कहें तो वो परिवर्तनशील है। कोई ऐसा इसका फिक्स शेप नहीं होता है। ये कभी छड़ के रूप में है, सूत्रों के रूप में है, कणों के रूप में है, ऐसे ही फैली हुई रहती है। ठीक है, ये जो अपनी माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके बाहर एक तो झिल्ली होती है, एक अंतः झिल्ली होती है। तो ये चारों ओर से घिरी रहती है और इस माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में एक तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में तरल युक्त गुहा होती है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी कहते हैं। कैविटी मतलब आप समझ रहे हो ना, एक गड्ढे टाइप का छोटा सा। ठीक है, तो वो होता है। तो ये जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर एक झिल्ली होती है, एक अंदर की तरफ झिल्ली होती है। तो बाहर की झिल्ली और अंदर की झिल्ली के बीच में एक जो है क्या होती है? तरल युक्त कुछ गुहा टाइप का होता है और उस गुहा का नाम है माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, यानी कि माइटोकॉन्ड्रियल कैविटी होती है। ठीक है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद में दोस्तों जो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है ये ऊर्जा उत्पन्न करने के कारण कोशिका ग्रह कहलाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का
कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ठीक है, यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल। आप लिख लीजिए पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। और इसके अंदर जब हमारे कोशिकाओं की ऊर्जाओं का निर्माण होता है, इसलिए ऊर्जा ग्रह भी इसको कह रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है दोस्तों कि आपके जो 36 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी अणु जो एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, एक तो कि एक ग्लूकोज अणु अगर टूट रहा है तो 36 एटीपी बनते हैं। तो ये जो 36 एटीपी बनते हैं उनमें 34 एटीपी, और ये इसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं अपन क्रेब्स चक्र, ठीक है। उसको अपने अभी इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अपने केवल नाम याद रखना। क्रेब्स चक्र के दौरान तो 34 एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं। तो आपको यहां पर क्या बात याद रखनी है कि जो अपने एक ग्लूकोज अणु अपन ने शरीर में लिया, ठीक है, अपने आप एक ग्लूकोज अणु के बराबर कोई चीजें खाई, उससे आपके शरीर में क्या गया, एक ग्लूकोज अणु चला गया। उस ग्लूकोज अणु को टूट करके आपके जो है बनता है क्या, आपको एनर्जी मिलती है। तो उस एनर्जी में 36 एटीपी, यानी कि 36 में से एक ग्लूकोज टूटा, 36 एटीपी बने, उस 36 में से 34 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कितना? 34 एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, केवल 2 एटीपी का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए आपने देखा कि भाई अब 36 में से 34 एटीपी अगर केवल माइटोकॉन्ड्रिया में बन रहे हैं तो हम कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहेंगे? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को ही ऊर्जा ग्रह कहा जाएगा या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाएगा। आपको बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो ये था आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में नेक्स्ट अपने जो आता है कोशिकांग, वो है दोस्तों लवक, जिसे कहा जाता है प्लास्टिड। तो आप लिखेंगे लवक, और लवक को इंग्लिश में क्या कहोगे? प्लास्टिड कहा जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इस प्लास्टिड या लवक के बारे में। तो ये लवक जो है ये कोई मानव या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पहले तो ये याद रखें, ठीक है। तो केवल पादप कोशिका में, ठीक है ना। तो ये जो आपका लवक है, प्लास्टिड है, वो केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है और ये कोशिका द्रव्य के अंदर चारों तरफ बिखरा रहता है। इसका आकार भी कोई फिक्स नहीं है। जनरली इसका आकार जो होता है वो या तो अंडाकार होगा, तो आप लिख सकते हैं मुख्यतः आकार अंडाकार या तस्तरी नुमा, ठीक है। अंडाकार होगा या तस्तरी नुमा होगा, जिसे डिस्क शेप्ड कह सकते हैं, या फिर ये गोलाकार हो सकता है, ठीक है। या फिर आप जो है और भी जैसे फीते नुमा है, कुंडलाकार है, अलग अलग इसके प्रकार हैं। तो मुख्यतः इसके आकार जो है वो 3 प्रकार के होंगे, अंडाकार होगा या तस्तरी नुमा होगा या फिर गोलाकार होगा।
ये जो हमारे लवक है, प्लास्टिड है, पादप कोशिकाओं में केवल पाया जाता है। इसके आकार अंडाकार हो सकता है, गोलाकार हो सकता है, तस्तरी नुमा हो सकता है। और आपको याद रखना है कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो लवक कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। तो आप लिख लेंगे ये 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपके आ जाता है कौन सा दोस्तों? तो आ जाता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब है ल्यूकोप्लास्ट। क्या है अवर्णी मतलब? ल्यूकोप्लास्ट। ये आप लोग लिख लीजिए। तो अवर्णी लवक का मतलब है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, चलो भाई, तो अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। देखो, लवक है प्लास्टिड, जिसमें आपके पादप कोशिकाओं में केवल ये पाया जाएगा और इसका आकार अंडाकार हो सकता है, तस्तरी नुमा हो सकता है, गोलाकार हो सकता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवर्णी लवक, एक होता है आप लोगों की क्या? तो वर्णी लवक, और एक होता है हरित लवक। अब बात कर रहे हैं अपन पहले अवर्णी लवक की, ल्यूकोप्लास्ट की। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये कोशिकाओं, ये जो है पौधे की उस कोशिकाओं में पाया जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता हो, सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता हो। तो आप लिखोगे उन पौधों की उन भागों की कोशिका में जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहता है या रहते हैं। तो ये जो आपका अवर्णी लवक है, ये कहाँ पर पाया जाएगा? तो ये आपके पौधे के उस भाग में पाया जाएगा जो सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ कहाँ नहीं जाएगा? तो जड़ के अंदर, क्या जमीन के अंदर कभी जाएगा क्या? या फिर उसके अलावा ऐसा तने का भाग या उतना तने का भाग जो भूमिगत है, तो भूमिगत तनों में। ठीक है, तो आपके पौधों के उस भाग की बात हो रही है। पौधों के उन भागों की कोशिका में ये पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित रहते हैं। अब सूर्य के प्रकाश से वंचित कौन कौन से भाग रहेंगे पौधों के? आपको पता ही है, जो हमारी जड़ है, तो जड़ जमीन के अंदर होती है। अब जमीन के अंदर तो कोई घुसेगा नहीं प्रकाश, और जो भूमिगत तना होगा तो उस तने के अंदर भी नहीं जा पाएगा। तो ये कुछ भाग है जहां पर आपके अवर्णी लवक पाया जाता है। यानी अवर्णी लवक का मतलब है जिसमें कोई रंग नहीं हो। ठीक है, जड़ वगैरह में देखा है ना आपने कैसा रंग होता है। और ये जो है हमारे स्टार्च कणिकाओं, आप लिख लीजिए इसके अंदर, ये क्या करता है? तो ये स्टार्च कणिकाओं एवं तेल बिंदु को बनाने एवं संग्रहित करने हेतु उपयोगी या उत्तरदायी। ठीक है, यानी कि आपके जो स्टार्च के कण हैं या स्टार्च कणिकाएं हैं और जो तेल बिंदु है, उनको बनाने में और उनको संग्रहित करने में कौन है आप लोगों के उत्तरदायी? तो आपका है लवक। यानी कि लवक में भी कौन सा? अवर्णी लवक होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है? चलो भाई,
तो ये था अवर्णी लवक जो यहां पर होता है समाप्त। अब आप लिखोगे वर्णी लवक के बारे में, तो दूसरा टाइप आप लिखोगे वर्णी लवक। ठीक है, वर्णी लवक का मतलब है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, किसकी बात करेंगे? वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करेंगे। अब ये क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं इसका मतलब है कि ये रंगीन होते हैं, रंगीन लवक। ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट या वर्णी लवक का मतलब क्या है? जिसमें रंग पाया जाएगा, रंगीन लवक होते हैं। अब इसके अंदर रंग कौन कौन से होंगे? तो रंग भाई आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नारंगी हो सकता है। ठीक है, ऐसे आपके ये जो रंग होंगे उन्हें हम वर्णी लवक कहते हैं। और ये कौन से भाग में पाए जाएंगे? तो भाई आपको पता ही है पौधे के कौन से भाग में रंग पाया जाता है। तो हो सकता है जैसे आप लिखोगे फूल एक, तो अब फूल देखा है ना, गुलाबी कलर के फूल होते हैं तो गुलाब रंग पाया जाता है। आपके जो है अलग अलग फूल होते हैं, अलग अलग कलर के, पीले रंग के कैसे कैसे होते हैं आपने देखे ही है, वाइट कलर के। तो पुष्प के अंदर ये पाया जाता है। फिर आपके फला भित्ति, फल की जो भित्ति होती है वो, और आप लोगों को पता ही है कलर होता ही है, केले पीले कलर के नहीं होते क्या? फिर सेब लाल कलर की नहीं होती क्या? तरबूज ऊपर से हरा और अंदर से लाल नहीं होता क्या? तो ये सब जो है आपके उन सभी में कौन जिम्मेदार है? तो ये वर्णी लवक ही जिम्मेदार है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। और तीसरा लवक कौन सा था दोस्तों? तो तीसरा लवक था हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। ये था क्रोमोप्लास्ट। अब आप लिखेंगे हरित लवक। हरित लवक का मतलब है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। तो क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के अंदर बात करें अगर, तो हरित लवक जो है पौधों के, हरित लवक एक बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है या कोशिकीय संरचना है। क्यों? क्योंकि जो दोस्तों इसके अंदर वर्णक होता है, इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, उस क्लोरोफिल की वजह से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त होती है। तो आप लिखेंगे इसमें उपस्थित वर्णकों, ब्रैकेट में इंग्लिश में लिख लो क्लोरोफिल। तो इसमें उपस्थित वर्णकों की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और इसमें उपस्थित जो वर्णक होता है, क्लोरोफिल होता है, उसी की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त होती है। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समाप्त होती है। इसी कारण से इस हरित लवक को, इसको यानी हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, तो ऊर्जा ग्रह तो किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। जबकि अगर कोशिका के रसोई घर की बात की जाए तो रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को कहा जाता है। ठीक है, हरित लवक के अंदर दोस्तों आपका जो ये हरा रंग होता है ये इन्हीं वजह से होता है। और आप याद रख सकते हैं कि इसके अंदर कैरोटीन और जेंथोफिल
वर्णक भी पाए जाते हैं और कैरोटीन का निर्माण होता है। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि जो पत्तियों का पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से ही होता है। तो आप लिखेंगे कि पर्णहरित यानी पत्ते जो हरे होते हैं वो हरा रंग, और कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, तो आपके पर्णहरित और आपके कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये जो है वर्णक पाए जाते हैं, इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, और अब आप आगे लिखोगे कि ये जो पीला रंग होता है पत्तियों का, तो आप लिखो पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण। ठीक है, तो जो ये हरित लवक का भाग है कैरोटीन, उस कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का पीला रंग होता है। और आपको एक बात याद रखनी है कि ये जो पर्णहरित होता है उस पर्णहरित लवक के अंदर, तो आप लिखेंगे पर्णहरित में मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, Mg, धातु होती है ये, तो धातु होता है। ठीक है, तो पर्णहरित के अंदर मैग्नीशियम धातु होता है। ये पूछा जा सकता है कि पर्णहरित में कौन सा धातु होता है। तो हमने बात करी दोस्तों किसकी, प्लास्टिड के बारे में, लवक के बारे में। लवक जो है केवल पादप कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है अंडाकार, तस्तरीनुमा, गोलाकार मुख्य रूप से, और भी कई शेप हो सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और आपके हरित लवक। ठीक है, अवर्णी लवक है पौधों के उन भागों में पाया जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच सकता है, सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं वे भाग, जैसे कि जड़ है और भूमिगत तना। स्टार्च कणिकाओं और तेल की बिंदु होते हैं उनको बनाने और संग्रहित करने के लिए उत्तरदायी कौन है, अवर्णी लवक ही है। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं, इनमें अलग अलग रंग होंगे, लाल, पीला, नारंगी, काला, हरा, सफ़ेद, कैसा भी। इसमें ये कहाँ पाया जाएगा, तो वर्णी लवक पुष्प में है, फलाभित्ति में, बीज में है, इनमें। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, तो हरित लवक यानी इसमें उपस्थित वर्णकों यानी जो हमारे क्लोरोफिल है उसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है, और इस हरित लवक को ही कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से वर्णक होते हैं, तो पर्णहरित है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, ये वर्णक इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, पत्तियों का पीला रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, और पर्णहरित के अंदर एक धातु पाई जाती है जिसका नाम है मैग्नीशियम धातु। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तो आज हमने कोशिकांगों के बारे में बात करी, लवक तक। अब अपना नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके बाद में ये कोशिका टॉपिक आपके समाप्त हो जाएगा, और अगली वीडियो में अपन बात करेंगे रसदानी के बारे में, तारककाय के बारे में, और माइक्रोट्यूबल्स के बारे में, और केंद्रक के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद में अपना ये टॉपिक हो जाएगा समाप्त। ठीक है, तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत प्यार बना हुआ है, बस ये प्यार बना ही रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।